और इसके बाद इफेक्ट ऑन आर्टरी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ना आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा होता है। अब जो नेगेटिव वेनस प्रेशर इन साइनसेस ऑफ स्कल, अब जो स्कल होती है ना इनमें नेगेटिव प्रेशर होता है ताकि स्कल के मतलब जॉइंट एक दूसरे से जुड़े रहें और कोलैप्स ना हो। उसके बाद एक वेनस वाल्व है, वेन में जो होते हैं ना वाल्व होते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन ब्लड फ्लो को स्टॉप करते हैं। इन्होंने क्या करना है कि सॉरी ब्लड फ्लो को स्टॉप नहीं करना बल्कि मीडिएट करना है। मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, वाल्व्स होंगे, इन्होंने क्या करना है जैसे लेग गया, अब वेन्स में ना मतलब लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाना है। तो इसमें क्या होगा, वाल्व होंगे जिन्होंने क्या करना है, मसल कंट्रैक्ट होंगे, ब्लड ऊपर जाएगा, वाल्व क्लोज हो जाएगा ताकि उन्होंने अब ब्लड को ऊपर भेजना है, नीचे नहीं जाने देना वापस। तो इसमें ये वेनस पंप या मसल पंप है नेक्स्ट। तो यही कि मसल जो वेन्स के मतलब लेग्स वगैरह में या बॉडी पार्ट्स में होंगे, अब ये कंप्रेस होंगे, ब्लड ऊपर वेन्स से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वाल्व बंद हो जाएगा, फिर दोबारा अगले मसल कंप्रेस होंगे, मतलब मसल कंप्रेशन की वजह से ब्लड ऊपर जा रहा है। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है, इन्होंने क्या करना है, वेनस रिटर्न में इंक्रीज़ करना है और वेनस प्रेशर इन फीट को डिक्रीज़ करना है, वरना तो सारा प्रेशर वेन्स में हो जाए फुट में, तो इसलिए। और एक उडीमा ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, अब बंदा एक काफ़ी देर के लिए अगर खड़ा रहता है तो इसमें क्या होगा, मसल पंप फंक्शन नहीं कर रहा, सारा ब्लड तो ऊपर पंप हो नहीं रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज, ब्लड सारा इंक्रीज़ हो जाएगा और वो मतलब कैपिलरीज भी फिल हो जाएंगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी चला जाएगा ना ईसीएम में सारा, और इसकी वजह से क्या होगा, ओडीमा डेवलप हो जाएगा। ओडीमा क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसमें क्या होगा, अगर बहुत सारी देर बंदा ठहरा रहता है तो इसमें क्या होगा, ओडीमा हो जाएगा। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि बंदा काफ़ी देर से ठहरा हुआ तो इसकी मतलब प्रेशर इंक्रीज़ करने की रीज़न बता दें। इसके बाद वेनस वाल्व इनकम्पिटेंस, अगर वाल्व फंक्शन नहीं करे तो तब भी मतलब वो होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा सही से, और ये मोस्टली प्रेगनेंसी वगैरह में भी होता है। और वेरिकोज वेन्स, अब इसमें क्या होगा, लार्ज बल्बस प्रोट्रूजन होंगी वेन्स में, तो इनको कहते हैं वेरिकोज वेन्स। ये अक्सर डेफिनेशन पूछ जाती है, मतलब वेन्स जो है ना वो स्वेल होकर ना बल्बस सी लार्ज हो जाती हैं। अब इसकी रीज़न क्या है कि वाल्व सही से फंक्शन नहीं कर रहे या फिर मसल पंप फंक्शन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है ना वो अकोमुलेट हो गया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी। अब क्लिनिकल फॉर्मेशन है इसमें, मतलब क्लिनिकल एस्टिमेशन दिया हुआ है कि राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो 15 मिलीमीटर एफएचजी होता है। अब रेफरेंस लेवल है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए, तो वो एट द लेवल ऑफ ट्राइकस्पिड वाल लिया जाता है, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे इसको मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अफेक्ट नहीं कर रहा, तो बॉडी का जो प्रेशर होता है वो मतलब रेफरेंस प्रेशर इसी एरिया से मेजर किया जाता है। उसके बाद ब्लड रिजर्वायर ऑफ बॉडी, वो एरिया जिन्होंने ब्लड स्टोर करना है, इनमें स्प्लीन है, लीवर है, एब्डोमिनल वेन है और वेनस फ्लैक्सिस बीनीथ स्किन। अब फंक्शन ऑफ स्प्लीन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ स्प्लीन ये है कि इसने आरबीसी स्टोर करने हैं, डैमेज आरबीसी को किल करना है, और इसके अलावा इसमें ये लिम्फॉइड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और इसने बैक्टीरिया वगैरह भी किल करना है। अब नेक्स्ट इज माइक्रो सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब ये है कि आर्टरी से ब्लड आर्ट्रियोल में जा रहा है, फिर मेटा आर्ट्रियोल में जा रहा है, फिर कैपिलरीज में जा रहा है, फिर वहाँ से वेन्यूल्स में जा रहा है और वेन्यूल से लार्ज वेन में जा रहा है। तो ये मतलब सारा प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, कैपिलरीज में ना मसल्स का ग्रुप होगा, मतलब एक लेयर होगी जो कि स्फिंक्टर होगी, और मतलब इसमें तो एक बंद भी हो जाती है और खुल भी जाती है ताकि ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेगी। और इसने न्यूट्रिएंट्स ऑफ कैपिलरीज, इनके फंक्शन क्या है कि मतलब कैपिलरीज वगैरह वाला जो सर्कुलेशन सिस्टम है ना, माइक्रो सर्कुलेशन, इसने क्या करना है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करना है और एक्सक्रीशन वगैरह करनी है, मतलब वेस्ट को रिमूव करना है। उसके बाद कैपिलरी वाल जो है ना, इसकी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होंगे, एंडोथीलियल सेल होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और इसमें ना एक तो वेस्कुलर चैनल्स होंगे और सेल के दरमियान में ना स्पेसिस होंगे। अब ना कुछ स्पेशल कैपिलरी पोर्स, ये अक्सर ऐसे क्यों आ जाता है, तो इसमें ब्रेन में जो होंगे ना वो छोटे छोटे पोर्स होंगे ताकि ट्रांसफ़र हो, लेकिन जो लीवर की कैपिलरीज होंगे यहाँ पे वाइड ओपन होंगे पोर्स ताकि बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह भी वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकें। और जो ग्लोमेरुलर टफ्ट होते हैं ना किडनी में, इनमें फेनेस्ट्रे प्रेजेंट होंगी जिन्होंने क्या करना है, सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करने हैं। और जीआईटी में लीवर और ब्रेन के दरमियान वाले, मतलब लीवर वाले पोर्स से छोटे होंगे और ब्रेन वाले से बड़े होंगे, तो इस टाइप के पोर प्रेजेंट होंगे, इन्होंने भी सब्सटेंस ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद वेजो मोशन है कि ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज वगैरह, इसको वेजो मोशन कहते हैं। उसके बाद इसकी रेगुलेशन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन से रेगुलेट होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, अब जो
कैपिलरी मेम्ब्रेन है ना, इसने ट्रांसपोर्ट करने हैं सब्सटेंसेस। अब इसमें जो लिक्विड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो कैपिलरी की मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है ना वो इंटर एंडोथीलियल पोर्स, क्योंकि मतलब मेम्ब्रेन ने लिक्विड सॉल्युबल को जाने देना, बाकियों को नहीं जाने देना। तो जो वाटर सॉल्युबल होंगे ना वो इंटर एंडोथीलियल सेल, मतलब दो सेल हैं उनके दरमियान में थोड़ा सा पोर होगा, वहाँ से गुजरेंगे। और मलिक्यूलर साइज़ अफेक्ट कर रहा होता है कि मतलब जो वाटर है ये फिर भी गुजर जाता है, जो इससे ग्रेटर सब्सटेंस है मतलब साइज़ के, तो वो इजीली गुजर नहीं सकेंगे, और इससे छोटे इजीली गुजर जाएंगे। और इसके अलावा कंसंट्रेशन डिफरेंस भी इसको अफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद इंटरस्टिशियम है, तो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है ना उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। अब ये इंटरस्टिशियम एक दफ़ा क्वेश्चन मैंने देखा था, ये बनती कैसे है। ये कोलेजन फाइबर से बनती है, प्रोटोग्लाइकन फिलामेंट से बनती है, हाइलुरोनिक एसिड और मतलब ब्रश पाइल्स वगैरह, और टिश्यू जेल और फ्री फ्लूइड से बनेगी। उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो फ्लूइड इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है। अब ये बनेगा कैसे, कैपिलरीज से में जब मतलब ब्लड बहुत एक्सेस में हो गया तो ये ना फ्लूइड बाहर लीक करेगा, रेड ब्लड सेल नहीं जाएंगे, सिर्फ फ्लूइड जाएगा, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्सेस दैट डिटरमिन फ्लूइड मूवमेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लूइड मूवमेंट मतलब कैपिलरी के अंदर होनी है या बाहर होनी है। तो इसमें चार तरह की कैपिलरी वो होती हैं, फोर्सेस होती हैं। एक होता है कैपिलरी प्रेशर, जिसने क्या करना है, कैपिलरी से ब्लड को बाहर की तरफ फोर्स करना है। और एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, जिसने क्या करना है, इंटरस्टिशियम से ब्लड को कैपिलरीज की तरफ फ्लूइड को फोर्स करना है। एक है प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है कि प्लाज्मा में जो कोलाइडल प्रोटीन पड़ी हुई है ना, ये क्या चाहेंगी कि मतलब सारा फ्लूइड कैपिलरी के अंदर आ जाए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है इसकी। अब जब ब्लड अंदर आ रहा है कैपिलरी के, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर बाहर जा रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें इसने क्या करना है, कैपिलरी मेम्ब्रेन से बाहर फोर्स करना है, तो ये अगेन नेगेटिव होगी। मतलब यहाँ पे इंटरस्टिशियल क्लूइड का मतलब कोलाइडल, मतलब यहाँ पे कोलाइडल प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, और ये चाहेंगे कि कैपिलरी से ब्लड इंटरस्टिशियम में आए। अब जो हम इसकी वैल्यू फोर्सेस की वैल्यू देखते हैं। अब नॉर्मली कैपिलरी प्रेशर 30 है, मतलब आउटवर्ड फोर्सेस, वो फोर्सेस जो चाह रही हैं ब्लड आउटवर्ड जाए, तो इनमें कैपिलरी प्रेशर होगा जिसकी वैल्यू 30 है, और नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसकी वैल्यू 3 है, और इसके अलावा इंटरस्टिशियल कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी चाह रहा होगा बाहर जाए, तो इसकी वैल्यू 8 है। तो टोटल आउटवर्ड फोर्सेस 41 है, और इनवर्ट जो है ना वो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। मतलब जो कैपिलरीज में इस वक्त कोलाइडल प्रोटीन पड़ी होंगी ना, सिर्फ वही चाह रही हैं कि ब्लड अंदर आए, तो इसकी वैल्यू 28 है। तो फिल्ट्रेशन फोर्स नेट जो है ना उसकी वैल्यू 13 आ जाएगी, मतलब 41 में से 28 माइनस करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, ये अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है, समझना है तो मैं वीडियो में समझा दूँगी। उसके बाद फोर्सेस, अब ये तो वो फोर्सेस हैं ना जो मतलब आर्टीरियल एंड पे हैं। अब वेनस एंड पे, आर्टीरियल एंड पे ब्लड बाहर जा रहा होता है, वेनस एंड पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब वेनस एंड पे इनवर्ड फोर्सेस जो है ना वो 28 है, लेकिन वेनस एंड पे कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज होकर 30 से 10 हो गया, इंटरस्टिशियल प्रेशर 3 है, और ऑस्मोटिक प्रेशर 8 है, तो इनवर्ड फोर्सेस 21 हो गई हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन या फोर्सेस अब हम मेजर करेंगे, इनवर्ड में से आउटवर्ड माइनस करेंगे तो ये 7 का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे मतलब इनवर्ड जो है ना वो ज़्यादा है, आउटवर्ड कम है, तो ब्लड जो है ना इनवर्ड फ्लो करेगा, तो ये 7 मिलीमीटर ऑफ एच जी फोर्स है। तो अब स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम क्या है कि आउटवर्ड और इनवर्ड के दरमियान में ना बैलेंस होगा, और मतलब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, इसको स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, हम मीन वैल्यू ले लेते हैं, मतलब हर प्रेशर की, कैपिलरी प्रेशर की मीन वैल्यू लेंगे तो 17.3 आ जाएगा, इंटरस्टिशियल प्रेशर 3 है, और कोलाइडल प्रेशर 8 है, तो इनवर्ड आउटवर्ड फोर्सेस 28.3 हैं, और प्लाज्मा कोलाइडल इनवर्ड जो है ना 28 है। यहाँ डिफरेंस इतना है ना, कैपिलरी प्रेशर चेंज हो रहा है ना, आर्टीरियल एंड पे 30 है और वेनस एंड पे 10 है, तो हम इसकी एवरेज लेते हैं तो वो 17.3 आ जाता है। तो आउटवर्ड में से इनवर्ड माइनस करेंगे तो 0.3 मिलीमीटर ऑफ एच जी आएगा। तो ये नेट प्रेशर है जो कि किसी भी वक्त इक्विलिब्रियम में मतलब फ्लूइड फिल्ट्रेशन क्रॉस करा रहा है, और मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में वो कर रहा है, लिम्फ बना रहा है। उसके बाद फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है, मतलब नेट इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस जिसकी वजह से मतलब वो हो रहा है, फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये 6.67 मिलीलीटर, ये अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है। नेक्स्ट इज लिम्फ ना ट्रांसपेरेंट येलो लिक्विड सब्सटेंस है जो कि लिम्फेटिक वेसल से इंटरस्टिशियम में जा रहा है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक वेसल से मिल के बना हुआ एक सिस्टम है। अब इसका फंक्शन क्या है, एक तो इसने फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस में ले आना है या फिर बैक ब्लड में ले जाना है, बैक टू ब्लड। इसके अलावा इसने प्रेशर को मेंटेन रखना है, प्रेशर को राइज नहीं होने देना। इसके अलावा इसने क्या करना है, लार्ज प्रोटीन तो लार्ज पार्टिकल्स है ना वो कैपिलरीज से नहीं गुजर सकते, तो इसने क्या करना है, इनको लिम्फेटिक
लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए ये वापस सर्कुलेशन में लेके आएगा। और इसके अलावा इसने लार्ज बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करना है। और लीवर में जो होते हैं ना, इन्होंने क्या करना होता है, फ़ैट को एब्जॉर्ब करना होता है, जीआईटी में सॉरी, जो हमने विलाई पढ़े थे लैक्टियल्स वगैरह वो। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी सारी बॉडी में सप्लाई करना है। अब लिम्फ फॉर्मेशन कैसे होगी, इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड कैपिलरी से बाहर फोर्स होगा और लिम्फ बनेगी। या फिर इंक्रीज परमिएबिलिटी है, लाइक इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से, या ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो तब। इसके अलावा डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और फैक्टर दैट प्रमोट लिम्फ फ्लो, अब वहाँ पे लिंक फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही थी, अब यहाँ पे फ्लो प्रमोट हो रहा है। इसमें क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर की वजह से लिम्फेटिक पंप होगा, जिसने क्या करना है, पंप करना है और लिम्फ को फ्लो कराना है। इसके अलावा स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट होंगे तो लिम्फ ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। नेगेटिव इंटरथोरेसिक प्रेशर जो है ना, इसने क्या करना है, सक करना है फ्लूइड को। उसके अलावा हाई ब्लड फ्लो, हाई वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से सक्शन इफेक्ट होता है, और पल्सेशन की वजह से, और इसके अलावा कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज़ की वजह से। तो ये माइक्रो सर्कुलेशन वाला चैप्टर हो गया, होप सो मैं बाकी भी थोड़े से टाइम में करा दूँगी। नेक्स्ट तो कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो है, तो इसमें एक बात याद रखनी है कि एक कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो है और एक आर्टीरियल प्रेशर है। तो क्वेश्चन आ जाए तो ये देखना है तवज्जो से कि आर्टीरियल प्रेशर का पूछ रहे हैं या ब्लड फ्लो का। अगर ब्लड फ्लो होगा तो उसमें वेज़ोडायलेटर थ्योरी और ऑक्सीजन लेक थ्योरी होगी, और अगर आर्टीरियल प्रेशर होगा तो उसमें वेरोरिसेप्टर कीमोरिसेप्टर वाला सारा होगा। अब सिनेरियो में अक्सर मतलब ब्लड लॉस भी हो रहा होता है, लेकिन एंड में आर्टीरियल प्रेशर पूछा होता है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। अब इसमें अक्यूट कंट्रोल होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। इससे पहले ना हाइपरमिया क्या होता है, हाइपरमिया होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब इसमें रिएक्टिव होता है और एक एक्टिव होता है। रिएक्टिव में क्या होगा, किसी टिश्यू का ब्लड फ्लो ब्लॉक हुआ और फिर अचानक खुलेगा, तो इसको क्या कहेंगे, रिएक्टिव हाइपरमिया। और एक्टिव में क्या होगा कि अचानक से टिश्यू ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो इसको एक्टिव हाइपरमिया कहते हैं। तो इसमें ब्लशिंग आ जाती है। उसके बाद एक्यूट कंट्रोल में दो थ्योरीज हैं, वेदोडायलेटर और ऑक्सीजन थ्योरी। ऑक्सीजन लेगा, वेदोडायलेटर ये है कि जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, या फिर मेटाबॉलिज्म हाई है तो ऑक्सीजन जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, मेटाबोलाइट ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो रहा है और ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, इससे वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे, लाइक हिस्टामीन, पोटाशियम, हाइड्रोजन और लैक्टिक एसिड वगैरह। तो इसने क्या करना है, वेज़ोडाइलेशन करानी और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा ऑक्सीजन लेती है, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, स्मूथ मसल फाइबर जो है ना वो हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद एक ऑटो रेगुलेशन होती है कि नॉर्मल ब्लड फ्लो रेगुलेट करने की जो एबिलिटी होती है ना, इसको ऑटो रेगुलेशन कहेंगे। अब इसमें मेटाबॉलिक थ्योरी है कि इसमें अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब सॉरी आर्टीरियल प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो रहा है, इसको ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी भी कहते हैं। लोकल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा आर्टीरियल प्रेशर होने से, इससे क्या होगा, एक्सेस ऑक्सीजन होगा, वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिमूव हो जाएंगे और ब्लड फ्लो वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। एक है मायोजेनिक थ्योरी, इसमें क्या होगा कि लोकल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर आएंगे स्मूथ मसल में, इन्होंने क्या करना है, वेसल की वाल को कंट्रैक्ट करना है और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड फ्लो रेगुलेट हो जाएगा। और अगर इंक्रीज़ करना है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोकल ब्लड फ्लो किडनी, किडनी में क्या होगा, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक अपरेटस होगा, जिसने क्या करना है, रेनिन एंजियोटेंसिन वगैरह प्रोड्यूस करना है और मतलब फ्लूइड रिटेंशन होगी और ब्लड फ्लो मेंटेन होगा। इसके अलावा ब्रेन में क्या होगा, लोकल वेज़ोडाइलेटर है, इन्हें वेज़ोडाइलेशन करनी है और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करना है। और एक है एंडोथीलियल ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है ना, NO, ये क्या होता है, वेज़ोडाइलेटर होता है, ये रिलीज़ होता है और इसने भी ब्लड फ्लो रेगुलेट करना है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करना है। दूसरा है लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में दो आ रहे थे, वेज़ोडाइलेटर थ्योरी, ऑक्सीजन लिख लिया। अब लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ऑफ न्यू वेसल्स, मतलब एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होगा कि काफ़ी देर के लिए अगर ब्लड फ्लो काफ़ी दिनों के लिए रुका हुआ है तो क्या होगा, न्यू वेसल्स बनेंगी और इसके अलावा कोलेटरल सर्कुलेशन भी बहाल हो जाएगी। और इसके बाद रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया ना, इसमें क्या होगा कि ना, जब न्यू बॉर्न जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं ना, उनको ऑक्सीजन टैंक में रखा जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन तो इतनी अच्छी सप्लाई हो रही होती है कि उनकी ना कैपिलरीज वगैरह की और न्यू वेसल्स की ग्रोथ जो होती है ना रुक जाती है। अब अचानक बच्चे को ना हाई ऑक्सीजन टैंक से बाहर निकाल लिया जाए तो क्या होगा कि वेस्कुलर ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी, तो वेस्कुलर ग्रोथ फिर से बहाल होगी और एक्सेस वेस्कुलर ग्रोथ होगी, रेटिना में बहुत सारी वेसल बन जाएंगी, विट्रियस ह्यूमर में भी, तो इनकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसको रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया कहेंगे। बहुत ईजी सा और छोटा सा मैकेनिज्म में अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद है हार्मोनल रेगुलेशन, इसमें वेजो कंस्ट्रिक्टर और वेजो डायलेटर
एजेंट्स आ जाते हैं। अब इसमें नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन, एडीएच, एंडोथेलिन, कैल्शियम और पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, इन्होंने लैक्टिक एसिड में नहीं आएगा, इन्होंने वैसोकंस्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट करना है। इसके अलावा ब्रेडिकानिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टोग्लैंडिन सारे एलर्जी वाला ग्रुप है। और सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये 3 आयन हो गए। पीएच डिक्रीज होना या फिर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन डिक्रीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू जो है ना उसने क्या करना है, वैसोडायलेट करना है, और लैक्टिक एसिड ने भी। अब नेक्स्ट है नर्वस रेगुलेशन। नर्वस सिस्टम ने भी ब्लड फ्लो को अफेक्ट करना है। जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है ना, इसने क्या करना है, ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देना है। और जो सिम्पैथिक सिस्टम है ना, इसने क्या करना है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देना। सिम्पैथिक सिस्टम ने एक तो क्या करना है, कंस्ट्रिक्शन करानी है, इसकी वजह से क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, हार्ट पंपिंग इंक्रीज़ होगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। दूसरे नंबर पे इसने क्या करना है, सिम्पैथिक वैसोडायलेटर फाइबर्स को एक्टिवेट करना है और इन्होंने वैसोडाइलेशन करानी है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होना है। उसके बाद एक वैसोमोटर सिस्टम होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसमें क्या करना है, सिम्पैथिक कंट्रोल कराना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना है। ये मेडुला और लोअर पोन में लोकेटेड होता है। इसके 3 एरिया होते हैं। एक वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया जो कि एंट्रोलेटरल पोर्शन में प्रेजेंट होगा, इसने वैसो कंस्ट्रिक्शन करानी है। दूसरा वैसो डायलेटर एरिया जो कि लोअर हाफ ऑफ मेडुला में प्रेजेंट है, उसने वैसो डायलेशन करानी होती है। तीसरा सेंसरी एरिया है, ये ट्रैक्टस सोलिटोरियस और लोअर पोर्शन ऑफ मेडुला और पोन में प्रेजेंट होगा और इसमें क्या होगा, वेगस ग्लोसोफरेंजियल और रिफ्लेक्स सारी मतलब उनसे नर्व से इंफॉर्मेशन आ रही है और इसने आगे रिफ्लेक्सिव कंट्रोल कराना है। उसके बाद इसमें कंट्रोल ऑफ वोजोमोटर बाय हायर नर्व सेंटर, इसमें रेटिकुलर सबस्टेंस ऑफ पोन, मेसेनकेफ्लोन और डायनसेफ्लोन जो होते हैं ना, इन्होंने कंट्रोल करना होता है। हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनके एरियाज एक दफ़ा अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग, अब एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी फैक्टर होते हैं जो कि इसको एक्साइट और इनहिबिट कर रहे हैं। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइपॉक्सिया, मतलब टिश्यू को ब्लड फ्लो कम मिल रहा है, या फिर पेन या फिर कीमो रिसेप्टर जो होते हैं ना, इसको एक्साइट कर रहे होते हैं। और जो इनहिबिटरी एरिया है उनमें लंग्स टच हो गया या फिर कॉर्टेक्स वगैरह और हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर रहे हैं। उसके बाद वेसोमीटर टोन, ब्लड वेसल की पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन को कहते हैं। और कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी बाय वेसोमीटर सिस्टम, अब इसने क्या करना है, हार्ट एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल कर रहा है। वेसोमीटर सिस्टम का लेटरल पोर्शन जो है ना हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है और मीडियल पोर्शन जो है ना हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहा है। और रोल ऑफ एड्रीनल मेडुला, अब मेडुला में भी इसकी हेल्प करनी है, मतलब एपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज़ करना है, जिससे क्या होगा, वाटर रिटेन होगा या रिलीज़ होगा। अब एक इसमें कंडीशन आ जाती है इमोशनल फेंटिंग। सबसे पहले मैं बता देती हूँ वेसोमोटर सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। इसने क्या करना है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो इसने क्या करना है, बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेच की वजह से एक्टिवेट होंगे। इन्होंने क्या करना है, जाके ग्लॉसोफ्रिंजियल वेगस नर्व ने जाके सिग्नल देने ट्रैक्टस सोलिटोरियस को, उसने क्या करना है कि हार्ट रेट डिक्रीज़ करनी है, वैसोडाइलेशन कराना है और इसके अलावा आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मल की तरफ लाना है। तो ये इस तरह फंक्शन कर रहा होता है। अब इसमें इमोशनल फेंटिंग का एक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होगा, कभी कभी औरतों में अक्सर देखा जाता है कि ना उनको एक्सेस मतलब फेंटिंग हो जाती है। तो इसमें होता यह है कि वेगल सिंड्रोम में ना, मतलब इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस लाइक गुस्सा वगैरह आ जाए तो बेहोश होकर गिर जाती हैं। इसमें होता क्या है कि इंटेंस इमोशन होगी, इसकी वजह से क्या होगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस से वैसोडायलेटर एरिया से वो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, वो वैसोडायलेशन कराएगा। वैसोडायलेशन की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो एकदम ब्लड ब्रेन को मिलेगा नहीं तो वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। इसको इमोशनल फेंटिंग कहते हैं। वेगल साइंसिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एमसीक्यू में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टीरियल प्रेशर की रेगुलेशन। अब पहले मैंने ब्लड फ्लो के बताएं, अब आर्टीरियल प्रेशर के बता रही हूँ। तो इसमें रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, इसमें एक दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं रैपिडली एक्टिंग, एक होते हैं इंटरमीडिएट टाइम पीरियड और एक लॉन्ग टर्म। अब रैपिडली में बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, पल्मोनरी आर्टरी रिफ्लेक्स, किडनी वाली वॉल्यूम रिफ्लेक्स, ब्रेन ब्रिज, सीएनएस इस्कीमिक, एब्डोमिनल कंप्रेशन और कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल, इनके अच्छे से नाम कर लेने हैं। इंटरमीडिएट में रेनिन एंजियोटेंसिन, स्ट्रेस रिलैक्सेशन और कैपिलरी फ्लूइड, और लॉन्ग टर्म में रीनल ब्लड फ्लो मैकेनिज्म और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब रैपिडली एक्टिव मैकेनिज्म, इनका एक ना ओवरऑल मैकेनिज्म दिया हुआ है कि होगा कैसे। सबसे पहले क्या होगा, ऑल आर्टियोल्स कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो मतलब इनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेन्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा और मतलब ब्लड वो वेनस रिटर्न इंक्रीज होगी तो ब्लड फ्लो और वो सॉरी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ने भी एक्टिवेट होना है और इसने भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना है और आर्टीरियल प्रेशर को भी। और इसके बाद सॉरी कार्डियक आउटपुट और आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करनी है। और इसके बाद इंक्रीज इन एक्सरसाइज में भी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें कार्डियो एक्सिलरेटरी एरियाज़ की वजह से होता है और आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा। उसके बाद अलार्म रिएक्शन इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग स्ट्रेस को कहते हैं अलार्म रिएक्शन। उसके बाद बैरो रिसेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो
रट लेना चाहिए। इसमें क्या होंगी स्प्रे टाइप एंडिंग है, जिन्होंने क्या करना है आर्टियल प्रेशर को वो करना है, मेंटेन करना है। अब इनकी लोकेशन क्या है, ये कैरोटिड साइनस में लोकेटेड होंगे, वहाँ से ये हेरिंग नर्व, वहाँ से ग्लासोफिरिंजियल नर्व और ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और वहाँ से मेडुल्ला की तरफ इन्फॉर्मेशन जाएगी। दूसरा ये एओर्टिक वाल्व में लोकेटेड होंगे, वहाँ से ये कहाँ पे जाएंगी वेगस नर्व के लिए ट्रैक्टस सॉलिटेरियस की तरफ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। और इसमें ये रैपिडली एक्टिंग भी होंगे और स्लो एक्टिंग भी होंगे। और इसमें बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होगी कि आर्टीरियल प्रेशर जब इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, कैरोटिड और एओर्टिक साइनस में बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। ये क्या करेंगे, ग्लॉसोफिरिंजियल और वेगस नर्व के जरिए सिग्नल ट्रैक्टस सोलिटोरियस तक जाएंगे। वहाँ पे क्या, वहाँ से मेडुल्ला की तरफ जाएंगे। मेडुल्ला का जो है ना वैसोडाइलेटर एरिया स्ट्रॉन्ग होगा और स्टिमुलेट होगा और उसने क्या करना है वैसोडाइलेशन करानी है, हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा और प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर प्रेशर ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसने क्या करना है बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। तो फिर से वही वो वेगस और ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व के जरिए ट्रैक्टस सोलिटोरियस की तरफ सिग्नल जाएगा, वैसे मेडुल्ला की तरफ जाएगा और इसने जाके क्या करना है वैसोडाइलेटर वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को एक्टिवेट करना है। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इसको प्रेशर बफर मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि इसने प्रेशर इंक्रीज भी करना है डिक्रीज भी करना है, दोनों काम कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं। अब बफर नर्व में भी यही तीनों नर्व आ जाएंगे, हेरन ग्लॉसोफिरिंजियल और वेगस। उसके बाद कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। अब ना अब कुछ ओल्ड एज में क्या होता है कि ना एओर्टिस वो होती हैं कैरोटिड साइनस होती है ना, वहाँ पे प्लैग्स बन जाते हैं। तो अब वैसे ही वो थोड़ा सा इनहिबिटेड हो गया प्लैग की वजह से। अब क्या होगा, अगर कोई टाइट कॉलर पहन रहा है वो बंदा, तो उससे क्या होगा कि ना स्ट्रॉन्ग बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि क्या करेगी, मतलब बॉडी को ये लगेगा कि प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज़ हो गया है। तो इससे क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ करने का मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, हार्ट रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगी, प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा और हार्ट सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो बंदा फेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही ब्रेन की तरफ। इसको कहते हैं कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। उसके बाद कीमो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इनकी कंसनट्रेशन को ये डिटेक्ट करते हैं। ये कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज़ में लोकेटेड होंगे। इनमें भी ऐसे आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ऑक्सीजन डिक्रीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इंक्रीज़ हो गए हैं, तो कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। ये भी इन्हीं ग्लॉसोफिरिंजियल और वेगस के जरिए जाके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन देंगे, आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे वैसोकंस्ट्रिक्शन के जरिए। अब एक होती है आर्टीरियल या पुल्मोनरी आर्टरी। इनकी ना मेन बातें याद कर लेनी है, मैकेनिज्म बाकी बंदा खुद से भी बना लेता है। मेन बात आनी चाहिए कि इसमें आर्टरीज और पुल्मोनरी आर्टरी में भी रिफ्लेक्स वो होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। अगर आर्टीरियल प्रेशर जो है ना लो है तो क्या होंगे, ये स्ट्रेच हो जाएंगे, और सॉरी आर्टीरियल प्रेशर हाई है तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे और इन्होंने वैसोकंस्ट्रिक्शन एरिया को इनहिबिट करना है और आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल की तरफ आएगा। इसके अलावा किडनी टू वॉल्यूम है, अगर आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो गया या इंक्रीज़ हो गया, मतलब सपोज अगर डिक्रीज़ हो गया तो इन्होंने क्या करना है, ये रिसेप्टर वो करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। इन्होंने जाके क्या करना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को डिक्रीज़ करनी है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराना है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाना है। और इसी तरह से अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो वाटर लॉस कराना है ताकि प्रेशर डिक्रीज़ हो सके। उसके बाद ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है। इसमें क्या होगा कि एस नोड, अब जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो एस नोड भी स्ट्रेच हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ये स्टिमुलेट होगी और मेडुल्ला की तरफ इन्फॉर्मेशन भेजेगी। इसने क्या करना है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है ताकि हार्ट जल्दी जल्दी सारा ब्लड जो है ना पंप करके ना उससे जान छुड़ा ले और डैमिंग को प्रिवेंट करे। तो ये ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स भी एक्से पूछ ली जाती है। और इसके बाद सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, अगर आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो इस्कीमिया हो जाएगा। तो आप क्या होगा, लैक्टिक एसिड और ये सारे सब्सटेंसेस आ जाएंगे तो वैसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को ये कम वो करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से कुशिंग रिएक्शन है। कुशिंग रिएक्शन भी स्पेशल टाइप ऑफ सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होगा, अगर प्रेशर जो है ना सीएसएफ का आर्टीरियल प्रेशर से इंक्रीज़ हो गया तो मतलब बाहर वाला ज़्यादा है, आर्टरी जहाँ पे पड़ी हुई है उसका कम है, तो वो सारी आर्टरीज कम्प्लेक्स हो जाएंगी तो सीएनएस को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर एकदम ज़्यादा होगा और मतलब कंप्रेस ब्रेन आर्टरीज जो है ना डायलेट हो जाएंगी। उसके बाद एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स है। अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, एब्डोमिनल मसल जो है ना वो क्या करेंगे, वो होंगे कंट्रैक्ट करेंगे ताकि सारा ब्लड जो है ना वो हार्ट की तरफ पंप हो सके। और इसके अलावा एक्सरसाइज में भी यही सीन होता है कि ब्लड वेसल कंप्रेस होती हैं और ब्लड को एक तो हार्ट की तरफ ज़्यादा भेज रही हैं और वो जो डॉर्मेंट कैपिलरीज वगैरह पड़ी हुई थी ना वो भी सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मैकेनिज्म है, ये भी मैंने समझाया भी था। इसमें रेनिन सेक्रेट होगा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल सेक्रेट करते हैं, जेजी सेल इनको कहते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने क्या करना है, रेनिन से एंजियोटेंसिन 1 में जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होना है और उसने क्या करना है, एडीएच रिलीज़ कराना है और साथ में सोडियम वगैरह का लॉस प्रिवेंट करना है, वाटर का भी लॉस प्रिवेंट
करना है और ब्लड मतलब वॉल्यूम रेगुलेट करना है। उसके बाद स्ट्रेस रिलैक्सेशन है कि मतलब वेसल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन दोबारा वो अपनी नॉर्मल उस पर खुद ब खुद आ जाएगी। और कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट है कि अगर फ्लूइड की नीड ज़्यादा है तो जो ब्लड है ना वो सारा कैपिलरी में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ब्लड मतलब हाइपरवोलेमिया है, ब्लड ज़्यादा है, तो कैपिलरीज से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा। उसके बाद प्रेशर डायूरेसिस क्या होता है कि वाटर की आउटपुट को इंक्रीज़ करना, मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वाटर एक्सक्रीशन ज़्यादा करना, इसको प्रेशर डायूरेसिस कहेंगे। प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस में आउटपुट ऑफ सोडियम ज़्यादा करने को कहते हैं कि सोडियम सारा एक्सक्रीट करना। उसके बाद रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म ऑफ लॉन्ग टर्म, इसमें क्या होगा, किडनीज़ ने भी अडॉप्ट करना है। इन्होंने क्या करना है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ है तो इन्होंने लॉस ज़्यादा करना है, और अगर मतलब सारा वाटर लॉस इंक्रीज़ करना है, एडीएच वगैरह कम कर देना है, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन करनी है। उसके बाद रीनल आउटपुट का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है ना ये लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म भी है। बस ये हो गया। उसके बाद हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में लास्ट टाइम बताना भूल गई थी। एक तो इससे बॉडी पे इफेक्ट क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और मतलब एंजाइना पेक्टोरिस होगा। इसके अलावा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगा और हेमरेज हो जाएगा। और इसमें नाइट्रोयूरेसिस हो, अब इसकी ट्रीटमेंट में ना नाइट्रोयूरेटिक्स और डायूरेटिक्स देंगे, मतलब जिन्होंने सोडियम और वाटर को रिलीज़ करना है और वो ट्रीटमेंट में यूज़ होंगी। और ये ट्रीटमेंट में हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है कार्डियक आउटपुट। इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना पर यूनिट टाइम जो हार्ट पंप कर रहा है इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट इनटू हार्ट रेट या फिर आर्टीरियल प्रेशर ओवर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसके दो फार्मूले हैं, ये अच्छे से कर लेने। इसकी वैल्यू 5 लीटर पर मिनट होती है। वेनस रिटर्न जो है ना वेन से जो हार्ट में वापस आ रहा है उसको वेनस रिटर्न कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर माइनस वो राइट एट्रियल प्रेशर ओवर राइट रेजिस्टेंस वेनस रिटर्न। ये फार्मूला अच्छे से रट लेना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और कार्डिक इंडेक्स जो है ना कार्डिक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर, इसको कार्डिक इंडेक्स कहेंगे। और रेगुलेशन इसकी क्या है, हार्ट इसको रेगुलेट कर रहा है कि मतलब अगर कार्डिक आउटपुट कम हो रही है तो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा ताकि ज़्यादा वो हो। और इसके अलावा वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा लोकल टिश्यू मेटाबॉलिज्म कि अगर जिन्होंने क्या करना है, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज़ करनी है और इंक्रीज वेनस रिटर्न करनी है। इसके अलावा आर्टियो वेनस फिस्टुला जो होते हैं इन्होंने भी कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करना होता है। ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में पूछा जाता है, तो मतलब एक्सरसाइज में क्या इफेक्ट होगा। एक तो एक्सरसाइज को सोचते ही ना साइकिक इफेक्ट होगा और सिंथेटिक स्टिमुलेशन होगी जिसने हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देना है। दूसरे नंबर पे सिग्नल जो है ना मोटर कॉर्टेक्स से जाएंगे और सिंथेटिक स्टिमुलेशन करने कराएंगे जिसने क्या करनी है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करनी है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, मसल में वाज़ोडायलेटर रिलीज होंगे और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगी। चौथे नंबर पे क्या होगा, एब्डोमिनल कंप्रेशन रिलैक्स वो होगी, रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगी और इसने भी वेनस रिटर्न इंक्रीज़ करना है। दूसरा डिजीज़ जिनमें हार्ट आउटपुट जो है ना लो हो जाती है उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डाइटिस है, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, कार्डियक टेम्पनेट। उसके बाद पेरिफेरल काजेज में आएगी डिक्रीज वॉल्यूम, अक्यूट वेनस डायलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन। अब पैथोलॉजिकल काजेज ऑफ हाई कार्डिक आउटपुट, इसमें वेरीबेरी, एनीमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म और एबी फिस्टुला। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसमें ये क्यों होता है, तो इसकी रीज़न हम ये बताएंगे कि बेरी में ना थायमीन डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिएंट जो होंगे ना यूज़ नहीं होते, ये न्यूट्रिएंट यूज़ नहीं होंगे तो वैसो डायलेशन काज कराएंगे, इसकी वजह से जो होगा ना हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा एनीमिया में क्या होगा, एनीमिया में ब्लड सेल डैमेज हो गए हैं, ब्लड में विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो गई है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइपर थायराइडिज्म में मेटाबोलाइट्स ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज़ होगी। और एवी फिस्टुला में क्या होगा कि इसमें आर्टरीज और वेंस के दरमियान में डायरेक्ट शंट बन जाएगा, इससे भी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ वेनस रिटर्न है, इसके 4 फैक्टर दिए हुए, ये प्रेशर डिफरेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वेनस डिफरेंस, इंटरसेसिक प्रेशर और मीन सिस्टमिक प्रेशर, ये याद कर लेने हम। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कार्डिक आउटपुट। ये दो मेथड हैं, एक ऑक्सीजन फिक मेथड है जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय लंग्स ओवर डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसके अलावा इंडिकेटर डायलेशन मेथड है, इसमें क्या होगा, डाई इंजेक्ट किया जाता है और इसको 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको डिवाइड किया जाता है एवरेज डाई पर मिलीमोल ऑफ ब्लड इनटू ड्यूरेशन ऑफ कार्बन सेकंड। ये इनके फार्मूले अच्छे से याद कर लें, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब मसल ब्लड फ्लो है, मसल ब्लड फ्लो है ना रेस्ट में 3 to 4 मिलीलीटर पर मिनट होता है, एक्सरसाइज में 50 to 80 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम हो जाएगा। और कंट्रैक्शन में ये डिक्रीज़ हो जाता है और रिलैक्सेशन में मसल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इसके मैकेनिज्म है, लोकल रेगुलेशन में वही ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और वैसोडायलेटर है, और नर्वस में सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक का इफेक्ट है। और इसके अलावा सर्कुलेटरी रीजन में अब
जब एक्सरसाइज कर रहा है ना बंदा तो क्या होगा, रीएडजस्टमेंट होगी। एक तो क्या होगा कि सिंथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगी जिसने हार्ट रेट इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और जो मसल की एक्स्ट्रा मस्कुलर कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मसल वाली डायलेट हो जाएंगी। वेन्स जो होंगी ना बाकी एरिया में कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इन्होंने मेन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर इंक्रीज़ करना है और आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो डॉर्मेंट कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट थी ना वो भी सारी एक्टिवेट हो जाएंगी, इनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और इसके अलावा कंट्रैक्शन ऑफ सिंथेटिक स्टिमुलेशन होगी। जैसे क्रोनरी सर्कुलेशन एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वाला चैप्टर है। अब इसमें आर्टीरियल सप्लाई जो होती है ना, क्रोनरी ब्लड सप्लाई, लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी जो होती है ना लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करी और राइट जो है ना वो राइट वेंट्रिकल को और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। उसके बाद वेनस ड्रेनेज में लेफ्ट वेंट्रिकल को क्रोनी साइनस ड्रेन करी है। उसके बाद क्रोनरी ब्लड फ्लो एट रेस्ट 225 मिलीलीटर पर मिनट है और ये एक्सरसाइज में इंक्रीज़ हो जाएगा। और बेसिक चेंजेस जो होंगी ना, ये सिस्टली में डिक्रीज़ हो जाता है क्रोनरी ब्लड फ्लो और डायस्टली में इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके बाद सब एंडोकार्डियल और एपिकार्डियल वेसल्स जो होती है ना इनमें भी डिफरेंस होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो कि वो है कंट्रोल ऑफ क्रोनरी ब्लड फ्लो। एक मेटाबॉलिक होता है, एक नर्वस। मेटाबॉलिक में क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ऑक्सीजन यूजेज होगी, वेजोडाइलेशन होगी और क्रोनरी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और नर्वस में सिंथेटिक स्टिमुलेशन है जिसने क्या करना है, हार्ट रेट इंक्रीज करना है, क्रोनरी फ्लो इंक्रीज कर देना और इसके अलावा पैरासिम्पैथिक ने इसको इनहिबिट कर देना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ वेजोडाइलेटर की ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर इंक्रीज हो गई, वेजोडाइलेटर रिलीज होंगे और वेजोडाइलेशन होगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद वेजोडाइलेटर सब्सटेंस होंगे, इनमें एडिनोसिन होता है, एटीपी होता है, के पोटाशियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। एडिनोसिन जो रहता है ना अक्सर एटीपी की ब्रेकेज से फॉर्म होगा और ये भी वेजोडाइलेटर है, तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म में ये रिलीज होता है, ये थोड़ी सी बात है। उसके बाद ऑक्सीजन कंजप्शन जो फैक्टर खास कर रहे हैं उनमें इंक्रीज वर्कलोड, एपिनेफ्रीन, थायरॉक्सिन, डिजिटैलिस, कैल्शियम और बॉडी टेम्परेचर। और उसके बाद सिंथेटिक रिसेप्टर, इन्होंने क्या करना है, अल्फा रिसेप्टर ने वैजो कंस्ट्रक्शन करानी है और बीटा रिसेप्टर ने वैजोडाइलेशन करानी है। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक स्टिमुलेशन वही एक की बात है। उसके बाद मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस के मतलब मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट कौन, अगर रेस्टिंग कंडीशन में कार्डिक मसल फैटी एसिड यूज़ कर रहा है लेकिन इस्कीमिक कंडीशन में क्या होगा, ये ग्लूकोज यूज़ करता है। उसके बाद इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है दो, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होंगे जेनेटिक। इस्कीमिक में इस्कीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिल रही। अब इसकी दो कारण है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कोलेस्ट्रॉल के जो प्लैक्स हैं ना वो ब्लड में बन गए हैं, हार्ट आर्टरी में सॉरी, तो इनकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई सही से होनी, ब्लड फ्लो होना नहीं है तो हार्ट को सप्लाई नहीं होगा, इसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अक्यूट कोरोनरी यूक्लाइयन के किसी वजह से ना ब्लॉकेज आ रहा है जिसकी वजह से ब्लड आगे पास नहीं हो रहा। इसमें एक तो प्लैक की वजह से होगा, एम्बुलेंस की वजह से हो सकता है, क्लॉट की वजह से हो सकता है और स्मूथ मसल खुद भी किसी वजह से वो हो सकते हैं, कंट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, इसमें क्या होगा कि हार्ट जो ब्लड वो है, हार्ट टिश्यू है, इसको कोरोनरी आर्टरी की कोई ओक्लूजन या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ना ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक टिश्यू की ना पर्टिकुलर टिश्यू की डेथ को मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहेंगे, हार्ट टिश्यू की डेथ को। अब इसमें सब एंडोकार्डियल है, अगर सब एंडोकार्डियम में हो रहा है तो इसको सब एंडोकार्डियल कहेंगे। अब इसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से डेथ क्यों होती है, तो इसमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रही है, ब्लड जो है ना वो डैम्प हो रहा है, हार्ट की टिश्यू जो है ना उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, फाइब्रिलेट हो जाएगा, सारी मतलब डैमेज हो जाएगा और हार्ट जो है ना वो रप्चर हो जाएगी, इसकी वजह से डेथ होगी। अब इसमें ना जो एरिया डैमेज हो जाता है इसको, इसमें क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा और कम कंट्रैक्ट नहीं हो सके तो वो बाहर की तरफ निकल आता है, इसको सिस्मिक स्ट्रेच कहते हैं। और उसके बाद कार्डिक शॉक के अगर मतलब क्रोनरी शॉक भी कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक भी कहते हैं, जब हार्ट जो है ना वो सही से पंप नहीं कर रहा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो इसको क्या कहेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक। उसके बाद कार्डिक टेम्पोनेट कहेंगे, हार्ट की आउटसाइड द कंप्रेशन, हार्ट को कोई बाहर वाली चीज़ कंट्रैक्ट वो कर रही है, कंप्रेस कर रही है, तो इनमें इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वो भी आ सकता है। उसके बाद क्रोनिक स्टील सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में कुछ एरिया डैमेज है, कुछ एरिया नॉर्मल है। अब जो नॉर्मल एरिया है ना उसका क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है ना उसको नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है, वो कंट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इस्कीमिक है उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्रोनिक स्टील सिंड्रोम है। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस है, इसमें क्या होगा, थोरेसिक पेन होता है, सफोकेशन होगी, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। काज इसकी क्या है, इस्कीमिया, उसमें क्या होगा, सब्सटेंसेस रिलीज होंगे लाइक लैक्टिक एसिड, बी फैक्टर, पोटाशियम वगैरह, इन्होंने क्या करना है, पेन फाइबर्स को स्टिमुलेट करना है और पेन प्रोड्यूस होगा। और इसमें लेकिन ये नॉर्मली हार्ट पेशेंट में नहीं होता, ये उस वक्त होता है जब वो एक्सरसाइज कर रहा है या फिर वो गुस्से में होगा तब ये होगा। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, नाइट्रोजन वो वैसोडाइलेटर लाइक एनो और इसके अलावा प्रोप्रानोलोल, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना वो दिए जाते हैं, जिन्होंने क्या करना है, वैसोडाइलेशन करानी है। उसके बाद एओर्टिक कोरोनरी बाईपास सर्जरी, इसमें क्या होगा, एओर्टिक और कोरोनरी आर्टरी के दरमियान मतलब
एओर्टा और कोरोनरी आर्टरी के दरमियान में ना थोड़ा सा जहाँ पे फ्लेयन थी वहाँ पे एक और आर्टरी का, नॉर्मल आर्टरी का पीस इंसर्ट किया जाता है। और एंजियोप्लास्टी है कि अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई पड़ी है, किसी वजह से कंस्ट्रिक्ट हो गई है, तो उसमें एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे और उसको खोल देंगे नॉर्मली। इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। लेकिन इसमें क्या होगा, ये कभी कभी ना फिर मतलब टिश्यू जो होता है ना वो इस कैथेटर के ऊपर भी ग्रो हो जाता है। तो कैथेटर से खोल देते हैं और फिर ना स्टील रख देते हैं, ताकि उन स्टील जो होंगे ना वो स्टैंड उसके अंदर रहेगा रिंग, और उसको ओपन रखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये स्टील के ऊपर भी टिश्यू ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। नेक्स्ट इज कार्डियक फेलियर, जो लास्ट चैप्टर है। इसमें क्या होगा, हार्ट के किसी मेल फंक्शन की वजह से ना हार्ट अब सही से पंप नहीं कर रहा, या फिर इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा, जो बॉडी की सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इसमें क्या होगा, सिम्टम क्या है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, डैम्पिंग हो जाएगी, और पंपिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी होगी, कोरोनरी फ्लो डिक्रीज। अब इसकी काजेज, एक तो या तो हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा है, या फिर क्या होगा, मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो गई है, या कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है, या फिर हार्ट वाल्व को कोई मसला है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया, या वाइटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, या किसी हार्ट डिजीज़ की वजह से। अब ये दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिलेटरल, जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक साइड, राइट साइड होगा, मतलब एक साइड फेल हो रही है, या राइट या लेफ्ट, ये राइट हार्ट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, और बायलेटरल में दोनों साइड। अब इसमें अगर कार्डियक फेलियर अक्यूट है तो इसमें कंपनसेशन कैसे आएगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुई, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, CNS, ब्रेन ब्रिज, ये सारी रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होंगी, इन्होंने हार्ट कंट्रैक्शन इंक्रीज़ करनी है। इससे क्या होगा, सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसमें अगर ये क्रोनिक है तो क्रोनिक में क्या होगा, रीनल फ्लूइड रिटेंशन होगी। वही सेम बातें कि किडनी ने क्या करना है, एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करना है, जिससे क्या होगा, वाटर मतलब रिटेन रहेगा, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेगा, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और मतलब वेनस ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज़ हुआ तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसमें रिकवरी ये होती है कि ये खुद ब खुद बंदा रिकवर हो जाता है। लेकिन इसका अब ना एक्सेस रिटेंशन का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। अब एक तो ये हार्ट में इतना ज़्यादा वॉल्यूम वापस आ रहा है, तो हार्ट टिश्यू जो है ना वो ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि हार्ट में ना फ्लूइड जो है ना ये ज़्यादातर अकोमुलेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी ओडीमा डेवलप हो जाता है। हार्ट में भी सारा फ्लूइड अकोमुलेट हो गया है, और मतलब पल्मोनरी वेसल में भी, लंग्स में भी, तो पल्मोनरी ओडीमा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंजेशन हो सकती है। अब कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वो है जिसमें मतलब नॉर्मल मैकेनिज्म कंपनसेट कर सकते हैं। अब इसमें रिड्यूस कार्डिक रिजर्व, इसके करेक्टरिस्टिक में इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वो है जिसमें क्या है कि इतना डिटोरिएशन हो गई है कि अब वो कंपनसेट नहीं हो सकता, कार्डिक आउटपुट नॉर्मल नहीं आ सकती। इस केस में क्या होगा, इसकी ट्रीटमेंट में डिजिटैलिस यूज़ की जाती है, जिसने क्या करना है, हार्ट की स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करना है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है, और इसके अलावा डायूरेटिक्स भी दिए जा सकते हैं। अब दो टाइप्स हैं हार्ट फेलियर, यूनिलेटरल और बायोलेटरल। यूनिलेटरल में सिर्फ लेफ्ट साइड अगर फेल होती है तो इसमें क्या होगा, ब्लड जो है ना लंग्स में डैम हो जाएगा, इसकी वजह से ओडीमा होगा, कंजेशन होगी, सफोकेशन हो जाएगी, और बंदे की डेथ हो जाएगी। और जो यूनिलेटर राइट साइड का है ना, इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है ना पंप नहीं हो रहा हार्ट से, तो इसमें क्या होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ओडीमा नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, किडनी क्रॉनिक अफेक्ट्स में क्या होगा कि किडनी वगैरह ज़्यादा वो करेंगे, मतलब इसमें बॉडी पार्ट्स में ओडीमा हो रहा है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में लंग्स में ओडीमा हो रहा था ना, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में होगा। उसके बाद हाई कार्डिक फेलियर और ओवरलोड हार्ट। अब अगर वेनस रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रही है तो अल्टीमेटली हार्ट उस वेनस रिटर्न को ओवरकम नहीं कर पाएगा, और बिल्कुल हार्ट वो हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और डेथ हो जाएगी। अब इसमें तीन काजेज़ हैं, वेरिबल, थायरोटॉक्सोसिस और एवी फिस्टुला। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होगा। उसके बाद लो कार्डिक आउटपुट फेलियर भी यही कि मतलब लो कार्डिक आउटपुट की वजह से। अब ना वाई अक्यूट कार्डिक फेलियर कैन नॉट कॉज ओडीमा। अक्यूट में क्या होगा, ये कंपनसेटेड होता है तो इसमें ओडीमा इसलिए नहीं होता। और पेरिफेरल ओडीमा इन कार्डिक फेलियर, अब कार्डिक फेलियर में या तो पल्मोनरी ओडीमा होता है या पेरिफेरल ओडीमा होगा। इसमें काज क्या है कि रीनल रिटेंशन हो रही है, वाटर की रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ADH है, तो इसकी वजह से नहीं हो रहा। अब इसमें एक छोटा सा हार्मोन है ANP। अब इस ये क्या है, ANP जो है ना आर्टीरियल वाल्व से हार्मोन रिलीज होगा, इसने क्या करना है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करनी है, और रीनल रिटेंशन करनी है कि किडनी से वाटर एक्सक्रीट ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में एक्यूट पल्मोनरी ओडियमा क्या होगा, क्योंकि हार्ट पे ओवरलोड है, तो हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा, रीनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, ये वाटर को स्टोर करेगा, एक्सेस वाटर अक्यूमुलेट हो गया, तो इसमें क्या होगा कि ना मतलब ब्लड जो है ना वो
पल्मोनरी आर्टरी से तो आ रहा है, लेकिन अब हार्ट आगे से पंप नहीं कर रहा, तो क्या होगा, सारा ब्लड जो है ना वो फेलियर हुआ पड़ा है हार्ट का, तो सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में से लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से फिर ये एल्वियोलाई वगैरह में चला जाएगा, उनकी डिटोरिएशन करा देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अब सारा ओडीमा हो जाएगा पल्मोनरी। इसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को भी, खुद को भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, हार्ट के टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, लंग्स के टिश्यू। इससे क्या होगा, एक विशियस साइकिल स्टार्ट होगा कि मतलब यहाँ से वेनस रिटर्न डिक्रीज़ हो रहा, यहाँ से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है, वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होगी कंपनसेट होके, तो इससे क्या होगा, फिर से हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो सारा फ्लूइड ना उसमें पल्मोनरी आर्टरी और लंग में कमुलेट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, डेथ हो जाएगी। और इसमें डिटोरिएशन इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर, वही बात है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर डिक्रीज ब्लड होगा, सब एंडोकार्डियल पोर्शन जो है ना वो डाई हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हुई, तो क्या होगा, हार्ट टिश्यू की डेथ हो जाएगी, उससे क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू बनेगा। अब क्या होगा कि अब जब फाइब्रस टिश्यू बन गया तो हार्ट पंप नहीं कर सकेगा, जब पंप नहीं कर रहा तो इसके पास वापस फिर से एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं आएगा, तो फिर से और टिश्यू डेथ हो जाएगी, तो मतलब ये एक साइकिल चल जाएगा जिसने क्या करना है, अल्टीमेटली हार्ट डैमेज कर देना बिल्कुल। उसके बाद कार्डिक रिजर्व, अब ना कार्डिक आउटपुट क्या होती है कि मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना वो पर यूनिट टाइम जो पंप हो रही है, लेकिन हार्ट के पास ना कुछ एबिलिटी होती है कि कुछ ब्लड जो होता है ना उसके पास स्टोर हुआ पड़ा रहता है, कि अगर एक्सरसाइज हो रही है या स्ट्रेस हो रही है तो उस वक्त वो हार्ट का जो ब्लड होगा ना वो यूज़ होगा। तो ये नॉर्मल अडल्ट में 300 to 400 होता है, एथलीट में 500 to 600, एस्थेनिक्स में 200 होता है। मतलब ये वो एक्स्ट्रा ब्लड है जो स्टोर हुआ पड़ा है कि अगर स्ट्रेस आ रही है या एक्सरसाइज आ रही है तो हार्ट इस एक्स्ट्रा रिजर्वायर को पंप कर सके, इसको कार्डिक रिजर्व कहेंगे। सो यू आर डन। अब मैं चैप्टर नंबर 19 भेजने लगी, इसमें आर्टीरियल प्रेशर की रेगुलेशन वाला है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाला। इसमें ना सबसे पहले आर्टीरियल प्रेशर जो होता है ना इसकी रेगुलेशन के 3 स्टेप होते हैं। एक तो है कि अगर मतलब ब्लड लॉस हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो एक होते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, एक होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, और एक मॉडरेट होता है। ये 3 तरह के हैं, ये आगे डिटेल में दिए हुए हैं, लेकिन ये ना फिर दोस्त में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, उनके ना ये एग्जैक्टली वहीं से नाम याद कर लेने और ना एक प्रिंट कर देने हैं पेपर में। ये हमारे अपने SCQ भी आया था। तो इसमें सबसे पहले रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की डिटेल बता देते हैं। अब आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ, किडनी की तरफ वो जाएगा, सिग्नल जाएगा, मतलब ब्रेन ने डिटेक्ट करना है, किडनी की तरफ सिग्नल भेजना है, तो किडनी ने क्या करना है, रेनिन प्रोडक्शन करनी है। अब जो रेनिन है ना इसने जाके एक और सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है, एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 का इटसेल्फ कोई रोल नहीं है, इसमें जाके एक और एंजाइम है एंजियोटेंसिन 2, उसको एक्टिवेट करना है। और एंजियोटेंसिन 2 जो है ना इसने क्या करना है, वाटर रिटेंशन करानी है, ADH वगैरह रिलीज़ कराना है, और इससे क्या होना है, वाटर इनटेक इंक्रीज़ होगा और प्रेशर भी मेंटेन होगा क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। तो ये अक्सर SCQ में आ जाता है, इसका फ्लो चार्ट भी याद कर लेना इतना मुश्किल नहीं है, यही बातें एज इट इज़ मतलब ड्रा कर देना है। और इसके अलावा दूसरा एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है 1 किडनी और 2 किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन। अब सबसे पहले हाइपरटेंशन क्या है, किसी अब नॉर्मेलिटी की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, बॉडी फ्लूइड भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें मेनली काज क्या होती है कि जो वेसल्स होती हैं ना वो डायलेट हो जाती हैं, तो सॉरी कंप्रेस हो जाएंगी, उनमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें 1 किडनी और 2 किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन होती है। अब इसमें क्या होता है, 1 किडनी में ये है कि एक किडनी रिमूव हो गया, दूसरा किडनी जो है ना उस पर क्या हो गया, कोई कंप्रेशन आ रही है और उसकी जो वेसल है ना वो बिल्कुल कंप्रेस हो गई है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब अब किडनी को ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं जा रही, किडनी को ये लगेगा कि ब्लड आ नहीं रहा, मतलब ब्लड फ्लो कम है, तो उसने क्या करना है, रेगुलेशन करनी है ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगी। ये है 1 किडनी गोल्ड ब्लड। दूसरी होती है 2 किडनी गोल्ड ब्लड। इसमें होगा, वहाँ तो एक किडनी रिमूव था ना, इसमें एक किडनी नॉर्मल है, एक किडनी में हाई मतलब आर्टीरियल प्रेशर में कोई ब्लॉक आ रहा है और आर्टरी कंप्रेस्ड है। अब जिस किडनी में आर्टरी कंप्रेस्ड है उसका क्या होना है, वहाँ पे रेनिन सेक्रेशन ज़्यादा होनी है, क्योंकि अब किडनी को ये लग रहा है कि ब्लड फ्लो कम इसलिए आ रहा है कि आर्टीरियल प्रेशर कम है, तो इसने क्या करना है, रेगुलेशन करानी है, रेनिन रिलीज़ कराना है, और यही रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एंड होगा, और इसने क्या करना है, ब्लड और मतलब प्रेशर वगैरह को इंक्रीज़ करना है। तो आप जब प्रेशर एक किडनी में तो उसमें तो नॉर्मल हो गया जिसमें डैमेज था, लेकिन जो हेल्दी किडनी है ना, अब रेनिन ने उसको भी जाके अफेक्ट करनी है, तो उस किडनी में जाके हाइपरटेंशन काज करानी है। ये है 2 किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन। और आगे यही मैकेनिज्म बताए हुए हैं ब्लड फ्लो के। यहाँ पे ना कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट हमारे प्रॉफ में आया था। अब इसमें क्या होता है, जो कैपिलरीज होती है ना इनकी एबिलिटी होती है कि ये अडॉप्ट कर सकती हैं। अगर ब्लड कम आ रहा है
मतलब ब्लड फ्लो कम है, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इन्होंने क्या करना है कि सारा ब्लड ना मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैपिलरीज में शिफ्ट हो जाएगा और वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा। और अगर हाइपरटेंशन हो रही है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा कि सारा कैपिलरीज का जो ब्लड होगा ना वो मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट हो जाएगा और प्रेशर रेगुलेट हो जाएगा। अब इसमें वेरियस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन या इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर किसी भी वजह से हो सकती है। अब इसमें एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये जो है ना विदाउट एनी काज होगी, मतलब इसका कोई नॉन काज नहीं होता, तो मेनली सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर मतलब वो ओबेसिटी की वजह से ना हाइपरटेंशन होती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि ओबेसिटी में क्या होगा, मतलब आर्टरीज जो होती हैं वो सॉरी कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो हो जाता है, हाईली एक्टिव हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। दूसरी, अब इसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। इसमें एक टर्म है कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। अब इसमें होता ये है कि जब टाइट कॉलर्स वगैरह पहने तो इससे क्या होता है कि एओर्टा पे थोड़ा सा मतलब कंप्रेशन आएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एओर्टा पे मतलब कंप्रेशन की वजह से वहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ना अब मतलब वहाँ पे फिर से वही मैकेनिज़्म होगा। तो ये एक टाइट कॉलर सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ये अक्सर एससीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें अब एओर्टा की कंपनसेशन के चक्कर में ना बाकी बॉडी के पार्ट अफेक्ट होंगे, कि मतलब एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा होगा और बाकी बॉडी पार्ट्स में कम होगा। तो मतलब एओर्टा को कंपनसेट करते करते अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म तो पूरी बॉडी में अप्लाई होना है ना, तो एओर्टा का तो नॉर्मल हो जाएगा लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स का कम हो जाएगा इसकी वजह से। और एक होता है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये जो होता है ना, ये प्रेगनेंसी में मोस्टली होता है फीमेल्स को, कि उनका मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। तो इसकी काजेज़ क्या हैं, एक तो जो फीटस होता है इसके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। इन्होंने क्या करना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कास्ट करनी है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना वो वेजो डायलेटर होता है, उसको भी इनहिबिट कर देना है। अब उधर से वेजो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं और वेजो डायलेटर इनहिबिट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो रीनल वाल्व्स होती हैं ना, वो ग्लोमेरुलर वाल्व वो भी मतलब थिक हो जाती हैं, उनकी वजह से भी हाइपरटेंशन होती है। और इसके अलावा रेनिन वगैरह भी इंक्रीज सेक्रेशन होती है। तो ये टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी में छोटी सी बातें हैं, तो ये अच्छे से कर लेनी है, ये अक्सर एससीक्यू में पूछ लिया जाता है। अब इसमें टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की ये ग्लोमेरुलस की कैसे होगी, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि वाल थिक हो गई है। इसकी वजह से ना सारे सब्सटेंसेस वगैरह जैसे कंसनट्रेशन सारी इंक्रीज हो जाएगी ना, तो इससे क्या होगा, सारे मतलब वाटर भी वापस आएगा और मतलब हाइपरवोलीमिया हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगी। उसके बाद मैकेनिज़्म है कि लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं। जो शॉर्ट टर्म होते हैं ना, इनमें सारे ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स आएगी, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स आएगा और इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी एक हद तक आता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा और इसके अलावा एक ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होती है, हेयर इंच रिफ्लेक्स होती है। ये सारे ना फिर दोस्त में दिए हुए, वहाँ से एक दफ़ा देख लेने हैं। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म में यही रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। और आफ्टर मिनट्स वाले जो है ना, उनमें कैपिलरी शिफ्ट मैकेनिज्म है और दूसरा वो वाला है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी इसको कहते हैं। अब इसमें रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन में सीन ये होता है कि मतलब जो अगर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, आर्टरीज कैपिलरीज की वाल ना स्ट्रेच हो जाएंगी। तो जब ये कैपिलरीज की वाल स्ट्रेच हुई हैं, तो इनसे क्या होगा कि इनका प्रेशर जो है ना वो मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जो होगा ना वो वाल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होगा ना, एवी वाल्व क्लोज होगा तब प्रोड्यूस होगा, और सेकंड हार्ट साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब सेमी लूनर वाल्व प्रोड्यूस होगा। अब फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में ना अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, तो फर्स्ट सबसे पहले रीज़न बताएंगे कि फर्स्ट एवी वाल्व की वजह से और सेकंड सेमी लूनर वाल्व की वजह से होगा। दूसरे नंबर पर फ्रीक्वेंसी बताएंगे। जो फर्स्ट है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ होगी, जबकि जो सेकंड होगा उसकी 500 हर्ट्ज़ होगी। और उसके अलावा ड्यूरेशन है कि ड्यूरेशन भी एक की ज़्यादा है एक की कम है, ये 0.10 सेकेंड और 15 सेकेंड है शायद। तो ये दो तीन डिफरेंसेस हैं। अब ना फर्स्ट हार्ट राउंड की थोड़ी सी डिटेल में ये भी बताना है कि अब इसकी रीज़न क्या है। पहले ये सोचा जाता था कि मतलब इसके जो वाल के दो फ्लैप्स होते हैं ना वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसकी वजह से नहीं प्रोड्यूस होता, बल्कि जो ब्लड होता है ना वो बैक फ्लो होगा, मतलब एकदम वेंटिकल की तरफ जाएगा। तो इस रेवरब्रेटिंग ब्लड की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह से सेमिल्यूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तो आर्टरी से जो ब्लड होगा ना वो बैक फ्लो करेगा, तो इसकी वजह से सेकंड हार्ट साउंड जो होता है ना प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो थर्ड हार्ट साउंड होता है ना, ये कभी कभी सुनने को मिलता है और ये मिडल थर्ड ऑफ डायस्टली में ये ऑब्जर्व होता है। और इसकी रीज़न होती है रेवरब्रेटिंग ब्लड बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड
एओर्टी वो आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। और नेक्स्ट फोर्थ हार्ट साउंड है। फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है ना, वो कभी कभी सुनने को मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि इसकी वो होती है, इंटेंसिटी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है, और इसकी काज भी बतानी है इसमें। और ये हार्ट साउंड जो होता है ना, एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से सुनने को मिलता है। और नॉर्मली ये थर्ड और फोर्थ जो होते हैं ना, डिजीज स्टेट में होंगे। आगे ना एक ग्राफ दिया होगा, उसको अच्छे से देख लेना। वो ये बता रहे थे कौन सी डिजीज़ में कौन सा हार्ट साउंड जो होगा ना प्रोमिनेंट सुनने को मिलेगा। फर्स्ट टू तो नॉर्मल है, और आगे इसकी डिजीज़ को अच्छे से ग्राफ में देखना। अब नेक्स्ट आवाज़ ना, कभी कभी बिल्कुल ना उनमें कोई मतलब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रही है, लाइक रिमेटिक फीवर हो गया, तो आवाज़ में ना टिश्यू के स्कैर बन जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि कंडक्शन ऑफ ब्लड जो होगी ना वो हो जाती है, अफेक्ट होती है। अब इनकी वजह से क्या होगा, मर्मर प्रोड्यूस होते हैं, और इस कंडीशन को स्टेनोसिस कहते हैं। तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस भी होता है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होगा कि सिस्टलिक मर्मर्स और डायस्टलिक मर्मर्स होंगी, ये ना फिर दो से भी हो सकती हैं और गाइटन से भी हो सकती हैं। तो फिर दो से आई थिंक एट प्रेजेंट बेस्ट है। तो इसमें क्या होगा कि सिस्टलिक मर्मर्स में ना मतलब ए वी ऐसे नोट से मतलब सॉरी एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि एकदम ना थोड़ा सा एरिया है, एक मतलब छोटा सा एरिया बचा हुआ है, बाकी सारा स्कार है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक नोजल लाइक इफेक्ट होगा, वो शोर सुनाई देगा जब वो ब्लड उसमें ट्रांसफर हो रहा होगा एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। तो ये क्या है, सिस्टलिक मर्मर्स हैं। अब नेक्स्ट डायस्टलिक माइट्रल वाल्व की। अब जब ब्लड जो है ना एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आ गया, तो ये वापस में रिगर्जिटेट होगा, मतलब ये वापस एट्रिया की तरफ जाने लगेगा। तो उस वक्त एक मर्मर प्रोड्यूस होगी, जिसे क्या कहेंगे, डायस्टलिक मर्मर ऑफ एवी वाल्व या माइट्रल वाल्व। उसके बाद जो दूसरा है ना, वो सेमिलुनर वाल्व की दो मर्मर्स हैं। उनमें क्या होगा, इसी तरह से एक रिगर्जिटेशन की वजह से होगा और एक नोजल लाइक इफेक्ट की तरह होगा। तो ये चार तरह की मर्मर्स हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। इसमें क्या होगा, जो फीटस होता है ना, उनमें लंग्स जो है ना वो क्लैप्स होते हैं। तो ब्लड जो होता है ना, वो डायरेक्टली हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है, सॉरी एओर्टा की तरफ जा रहा है, और मतलब और वहाँ से मतलब पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है, और लंग्स को बाईपास कर रहा है। तो ये एक डक्टस आर्टेरियोसिस होगा, मतलब एओर्टा से डक्टस आर्टेरियोसिस, और फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है, लंग्स में नहीं जा रहा होता। तो जब मतलब बर्थ होती है, तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है ना, ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या होगा, ये डक्टस आर्टेरियोसिस रिमेन रहेगा, और इसमें क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना ये ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, और कंडीशन जो है ना इवन वर्स हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें ये है कि मतलब कार्डिक रिजर्व वगैरह भी डिक्रीज़ हो जाता है, और इसमें ये कॉम्प्लिकेशन वगैरह प्रोड्यूस हो जाती हैं। और मतलब जैसे जैसे ये कंडीशन मतलब बच्चा ग्रो होगा, तो वो वर्सन होगी। अब इसकी रीज़न क्या है कि ब्लड जो है ना, वो हार्ट और लंग्स से दो से तीन दफ़ा गुजर रहा होगा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम, मतलब ज़्यादा दफ़ा गुजर रहा है, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो ये इसमें से छोटी सी बात है, ये करनी है। नेक्स्ट इसका एक लास्ट टॉपिक करना है, टेराटोलॉजी ऑफ फिलेट। तो इसमें क्या होगा, इसकी चार कंडीशन हो सकती हैं। इनको ना ब्लू बेबीज़ भी कहते हैं। इनमें बच्चे की जो स्किन होगी ना, वो क्या होगी, ब्लू कलर की होगी, क्योंकि ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो मिक्स हो रहा होगा। अब इसकी चार कंडीशन होती हैं, या तो जो एओर्टा है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के बदले राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट कर रहा है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर ये कि या तो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में होल है, जिसकी वजह से राइट से लेफ्ट की तरफ मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है ना वो मिक्स हो रहा है। और इसके अलावा तीसरी इसकी जो कंडीशन है ना, उसमें क्या होगा कि मतलब लंग्स को बाईपास करते हुए ब्लड जो है ना वो डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है, और मतलब ये इसकी कंडीशन है चार। तो उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट वगैरह है, तो ट्रीटमेंट में इसकी सर्जरी की जाती है। तो अगर इसकी डायग्नोसिस वगैरह देखी जाए, तो एक तो एंजियोग्राम्स वगैरह लिए जाते हैं, एक्सरे से देखा जा सकता है, इसके अलावा उनके स्किन कलर से देखा जा सकता है, और इसके अलावा मतलब उनकी आर्टीरियल प्रेशर को मेजर करके भी देखा जा सकता है। तो इसमें ये चार कंडीशन है, इनके चारों को अच्छे से याद कर लेना, ये अक्सर ऐसे क्यों में आ जाता है। इस चैप्टर से बस यही बातें करनी है। एक तो ये टेराटोलॉजी ऑफ फिलेट करनी है, दूसरे नंबर पर स्टेनोसिस वाली जो है ना, एक ये फिर दो से छोटा सा टॉपिक है, वो कर लेना है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो मैंने एक बताई है वो करना है, और हार्ट की मतलब चार साउंड करनी है। तो ये छोटा सा इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह।